नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक ऐसे नायक की जिन्हें हम सब जानते तो हैं, लेकिन शायद पूरी तरह से नहीं। हम भगत सिंह को एक शहीद के तौर पर याद करते हैं, पर आज हम उन्हें एक विचारक के रूप में समझेंगे। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसकी असली ताकत पिस्तौल में नहीं, सोच में थी। अच्छा, जब भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? हाथ में पिस्तौल लिए एक जोशीला नौजवान या फिर फांसी के फंदे को चूमता हुआ एक अमर शहीद? ये तस्वीरें सच हैं, पर ये पूरी कहानी नहीं है। अक्सर होता यह है कि हम भगत सिंह को एक शहीद, बॉम्ब और बदले की भावना से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हकीकत इससे कई ज्यादा गहरी है। वो एक विचारक थे जिनकी असली ताकत बम नहीं बल्कि उनकी विचारधारा थी। उनका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी क्रांति लाना था। तो चलिए इस शहीद वाली छवि से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, किसी को भी समझने के लिए ना पहले उसके दौर को, उसके माहौल को समझना बहुत जरूरी होता है। सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत का भारत कैसा था? चारों तरफ राजनीतिक दमन, जबरदस्त आर्थिक शोषण, अंग्रेजों का एकदम सख्त शासन था और भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव तो जैसे आम बात थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसी माहौल में क्रांति के बीज पनप रहे थे। तो सवाल यह है कि ऐसे माहौल में एक देशभक्त कैसे बना? चलिए भगत सिंह के सफर के शुरुआती पन्नों को पलट कर देखते हैं। देखिए, भगत सिंह के लिए देशभक्ति कोई सीखी हुई चीज नहीं थी, वो तो उन्हें विरासत में मिली थी। उनका जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ जो क्रांतिकारियों का था। पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वरण सिंह सबके सब स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। तो कह सकते हैं कि देशभक्ति तो उनके खून में ही थी, एक संस्कार की तरह। और फिर आया साल 1919, जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड। उस वक्त भगत सिंह की उम्र जानते हैं कितनी थी? सिर्फ 12 साल। इस एक घटना ने उस बच्चे के मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनका जो इरादा था वो पत्थर की लकीर बन गया। और जानते हैं, बचपन से ही उनके दिमाग में एक सवाल घूमता रहता था, हम गुलाम क्यों हैं? अब ये सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं था, नहीं, ये उस गहरी सोच की पहली झलक थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक दिशा दे दी। तो दिल में तो क्रांति की आग जल चुकी थी। अब बात करते हैं उनके दिमाग की, कि वो वैचारिक रूप से कैसे तैयार हुए। और इसकी शुरुआत हुई लाहौर के नेशनल कॉलेज से। उन्होंने सिर्फ नारे नहीं लगाए, उन्होंने पढ़ाई की, गहराई से पढ़ाई की। कार्ल मार्क्स, लेनिन, रूसो, दुनिया भर के बड़े बड़े क्रांतिकारियों और विचारकों को पढ़ा। और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके काम वो किसी जोश या आवेश में लिए गए फैसले नहीं थे, बल्कि एक गहरी वैचारिक समझ का नतीजा थे। वो सच में एक पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे। HSRA से उनका जुड़ना ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी साफ थी। वो समाजवाद की तरफ बढ़ चुके थे। मतलब उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को यहां से भगाना नहीं था, नहीं, वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां राजनीतिक आजादी तो हुई, साथ में आर्थिक बराबरी भी हो, कोई किसी का शोषण ना कर सके। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां उनकी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक ऐसा मोड़ जहां सिर्फ बदला लेने की भावना से आगे बढ़कर उनका हर एक एक्शन एक सोचा समझा राजनीतिक बयान बन गया। इन दो घटनाओं को देखिए, सोच में आया फर्क साफ दिखेगा। 1928 में सॉन्डर्स की हत्या वो लाला लाजपत राय की मौत का एक सीधा प्रतीकात्मक बदला था। लेकिन ठीक एक साल बाद 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना, वो कुछ और था। वो एक सोची समझी राजनीतिक कार्रवाई थी। उसका मकसद था, जैसा उन्होंने खुद कहा, बहरों को सुनाना। और सबसे बड़ी बात, बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं। चाहते तो आसानी से निकल सकते थे, पर नहीं, उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। और ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला था। अब उनका लक्ष्य हिंसा नहीं था, बल्कि अदालत को ही एक मंच बनाकर अपने विचारों को, अपनी आवाज को पूरे देश तक पहुंचाना था। अब बात करते हैं जेल में उनके आखिरी दिनों की। ये वो वक्त था जब उनका शरीर तो 4 दीवारों में कैद था, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच वो पहले से कहीं ज्यादा आजाद और मजबूत हो चुकी थी। सोचिए, जेल में भी उनकी लड़ाई रुकी नहीं, बल्कि उसका तरीका बदल गया। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के हक के लिए भूख हड़ताल की। मैं नास्तिक क्यों हूं जैसे अपने सबसे जरूरी और प्रभावशाली लेख लिखे, और अदालत में जो बयान दिए, उनके जरिए अपनी क्रांति का संदेश दूर दूर तक फैलाया। मतलब उन्होंने अपनी कैद को भी एक हथियार बना लिया था। और सच तो यह है
कि ब्रिटिश हुकूमत को भी ये समझ आ गया था। उनके लिए असली खतरा भगत सिंह की पिस्तौल नहीं थी, बल्कि उनका दिमाग था, उनके विचार थे, क्योंकि ये विचार एक पूरी पीढ़ी में आग लगाने की ताकत रखते थे। और फिर वो दिन आया 23 मार्च 1931। भगत सिंह को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये उनके शरीर का अंत जरूर था, लेकिन यहीं से उनके विचारों की अमर कहानी की शुरुआत हुई। और ये मत सोचिए कि उनकी विरासत कहीं खो गई है। वो आज भी जिंदा हैं। सामाजिक न्याय और बराबरी के जिन उसूलों के लिए वो लड़े, उनकी गूंज आज भी हमें आज़ाद भारत के संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। ये बताता है कि उनके विचार वक्त से कितने आगे थे और आज भी कितने जरूरी हैं। तो इस पूरी बातचीत को भगत सिंह के एक बहुत ही दमदार विचार के साथ खत्म करते हैं। उन्होंने कहा था, क्रांति बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है, क्रांति विचारों की शरणस्थली है। और शायद यही उनकी असली पहचान है। उनकी जो आखिरी और सबसे बड़ी जीत थी, वो हथियारों की नहीं, बल्कि विचारों की थी।